हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम कुछ ही दिन रह गया है और मुझसे मेरे 2-3 सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की है कि सीटेट की पेडागोजी की क्लासेस चला दें, कम से कम 5 से 6 क्लासेस करा दिया जाए ताकि उनको एग्ज़ाम में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो इसी के क्रम में मैंने पहला पेडागोजी मैथ का कराया था, जिसके मैंने 50 क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें आप लोग, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं बनाती रहूं। अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। तो आइए देखते हैं कि आज के सेशन में हमें क्या पढ़ना है। आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के 50 क्वेश्चंस की। क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हैं। सारे क्वेश्चन PYQ हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। एक एक क्वेश्चन आपको कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता से निश्चित कौन से लाभ होते हैं? भावनात्मक, व्यवहारगत, संज्ञानात्मक या संक्रियात्मक? दोस्तों, बहुभाषिकता यानी कि बहुत सारे लैंग्वेज का आना, इनमें से कौन सा लाभ देता है? भावनात्मक, व्यवहारगत, संक्रियात्मक या संज्ञानात्मक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री है? यानी कि एक ऐसा टीचिंग एड जो श्रव्य हो, यानी कि जिसको सुना जा सकता है। OHP जिसको ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं, चित्र विस्तारक यंत्र, ग्रामोफोन या मायादीप, इसको मैजिक लैंटेन भी आप कहते हैं। तो अब बताइएगा कि श्रव्य सहायक सामग्री कौन सी है? ओवरहेड प्रोजेक्टर? बिल्कुल नहीं, ये दृश्य सामग्री है। चित्र विस्तारक यंत्र यानी कि ये चित्रों को बड़ा करके दिखाता है, ये भी एक दृश्य सामग्री है। ग्रामोफोन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि ये एक श्रव्य सामग्री है। मायादीप यानी कि मैजिक लैंटेन भी श्रव्य सामग्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग, शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग, शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सिखाया जाना। तो युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ, दोस्तों, विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, ये गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सिखाना, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका बनेगा सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं का प्रयोग। दोस्तों, जब एक कक्षा में बच्चे अपनी अपनी मातृभाषा के साथ आते हैं तो बहुभाषिकता का वातावरण क्रिएट होता है उस कक्षाओं में और बच्चे एक दूसरे के शब्दों को सीख के बहुभाषिकता सीख जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। भाषा समझ से संबंध विकार है। चालाघात, दूसरा विकल्प है पठन वैकल्य, तीसरा वाक संबंध रोग और चौथा वाचाघात। तो बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। चालाघात आपको पता है कि ये चलने से संबंधित विकार है। पठन वैकल्य यानी कि पठन से संबंधित विकार, जिसको आप डिसलेक्सिया भी कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। वाक संबंध रोग यानी कि बोलने से संबंधित विकार, ये भी गलत हो जाएगा। और वाचाघात यानी कि भाषा समझ से संबंधित जो विकार है वह, उसको हम कहते हैं वाचाघात, यानी कि भाषा की समझ से होने वाला विकार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? दोस्तों,
सोचिए, पहले आप बताइए कि क्या हो सकता है। ऑप्शन देख लीजिए। अधिकाधिक सामान्यीकरण, जिसको ओवर जनरलाइजेशन भी आप कहते हैं, सरलीकरण, विकासात्मक, या अत्यधिक संशुद्धता। बताएंगे क्या आंसर होगा। तो ओवर जनरलाइजेशन नहीं होगा, सरलीकरण भी नहीं होगा, और अत्यधिक संशुद्धता भी नहीं होगा। ये हो जाएगा विकासात्मक त्रुटि। क्योंकि बच्चा जब कोई भी भाषा सीखता है, चाहे वो भाषा अर्जन कर रहा हो या भाषा अधिगम कर रहा हो, अर्थात चाहे वो भाषा L1 हो यानी कि लैंग्वेज 1 सीख रहा हो या लैंग्वेज 2 सीख रहा हो, वहाँ पे विकासात्मक त्रुटि करना एक सामान्य प्रक्रिया है। तो दोनों ही सूरतों में बच्चा विकासात्मक त्रुटि कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ क्या हैं? सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, भाषा अपरिपक्वता को दर्शाती हैं, अक्षम्य हैं, शिक्षक की कमी को दर्शाती हैं। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो भाषा अपरिपक्वता को दर्शाती है, बिल्कुल नहीं। अक्षम्य है, ये भी नहीं कि भाषा में गलती हो गई तो हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, फिर बच्चा कुछ करेगा ही नहीं। शिक्षक की कमी को दर्शाता है, ये भी रॉन्ग है। तो सही आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, यानी कि जब बच्चे गलती करते हैं, उन गलतियों से वो सीखते हैं, तो यह एक अधिगम का ही प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। व्याकरण सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताएंगे। देखिए ऑप्शन। शिक्षार्थी नियम से अर्थ की ओर अग्रसर होता है। पहले व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने की जरूरत होती है। शिक्षार्थी अर्थ और प्रयोग से नियमों की ओर अग्रसर होता है। व्याकरण सीखना विषय वस्तु वाले विषय को सीखने जैसा है। देखते हैं पहला ऑप्शन, शिक्षार्थी नियम से अर्थ की ओर अग्रसर होता है। गलत है। कभी भी आप विद्यार्थी को उदाहरण से जोड़ के पढ़ाएंगे तो वो जल्दी सीखेगा। पहले व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ आ गई रोट लर्निंग, जो कि सीधे सीधे गलत होगी। शिक्षार्थी अर्थ और प्रयोग के नियमों की ओर अग्रसर होता है, यहाँ पे ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये ऑप्शन पॉजिटिव है। लेकिन बात करेंगे अगले ऑप्शन की भी, देखेंगे क्या कहता है। व्याकरण सीखना विषय वस्तु वाले विषय को सीखने जैसा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा कि शिक्षार्थी अर्थ और प्रयोग के नियमों की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उचित गतिविधि है? पहला है कविता वाचन, दूसरा है कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, या भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो भाषा कौशल हेतु सबसे उचित गतिविधि क्या है? बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कक्षा में नाटक करना। यानी कि जब बच्चे को किसी रोल प्ले से आप काम कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे बच्चे के भाषा कौशल का सबसे अच्छा विकास होगा, क्योंकि बच्चा अपने नए शब्दों का प्रयोग करेगा, वह खुद से चीज़ें बोलने का प्रयास करेगा और उसके भाषा कौशल का विकास होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? देखिए कौन सा कक्षाई अभ्यास है। रोल प्ले में भाग लेना, नए व अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण अभ्यास करना, अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समवेत पठन, कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का समवेत गायन। कंठस्थ जहाँ भी दिखे सबसे पहले उसको आप एलिमिनेट करो। अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समवेत पठन, ये भी गलत हो जाएगा, और अभ्यास करना भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है। जब वह रोल प्ले करेगा तो वह अपने साथ अपने शब्दों को बोलने का प्रयास करेगा, और यहाँ पे उसके भाषा विकास में सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती है। भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं, यानी कि भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है। बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चा अपने
आपने देखा होगा कि बच्चा मातृभाषा में बोलता है, स्कूल में आके वो हिंदी या जो भी आपकी स्कूली लैंग्वेज है उसको सीखता है। उसके अलावा जब वो द्वितीय लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी का पाठ शिक्षण आप करते हैं तो वह भी सीखता है। तो एक साथ बच्चे कई भाषाएं सीख सकते हैं। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि कोई भी भाषा दूसरी भाषा के सीखने में व्यवधान डालती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? ऑप्शन देखिए, वे शब्द जो पाठक के लिए नए हैं, वे शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं, उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं, या वो शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। तो दोस्तों, उत्पादक शब्द संपदा, ये जो उत्पादक शब्द है वह ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लेखन यानी कि लिखने और बोलने में करते हैं, यानी कि ये हमारी प्रोडक्टिव स्किल के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम उत्पादक शब्द संपदा कहते हैं। आपको पता ही होगा कि प्रोडक्टिव स्किल जो होता है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। उसके अंतर्गत आता है आपका बोलना, क्योंकि यहाँ पे जब हम बोलते हैं तो आप अपनी नए नए शब्दों का, जो भी आपके पास नए शब्द हैं उनको बोलने का प्रयास करते हैं, और जब आप लिखते हैं तो भी आप नए शब्दों का या अपने अंदर के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप उत्पादक हैं। आपने जो भी उत्पादक किया है या आपका जो भी उत्पादन है वह यहाँ पे काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये हो गया आपका उत्पादक स्किल, जिसको हम प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं, और उत्पादक शब्द संपदा जिसका प्रयोग हम लिखने और बोलने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। हमें भाषा कक्षा में चारों भाषाई कौशल के साथ किस रूप में कार्य करना चाहिए? बताएंगे। ऑप्शन देखिए, बनाना, एकीकृत करना, उपेक्षा या पृथकता। बनाना गलत हो जाएगा, उपेक्षा और पृथकता। उपेक्षा करके आप नहीं सीख सकते हैं, पृथक यानी कि अलग करके भी चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। यहाँ पे एकीकृत यानी कि जिसको आप समेकित कहते हैं या इंटीग्रेटेड कहते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सारी चीज़ों का एक साथ प्रयोग करके एक साथ इनको समेकित करके आप सीख सकते हैं। आगे देखिए, कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली पाठ सामग्री को शिक्षार्थियों को पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थी को पाठ्य सामग्री यानी कि कहानी के चित्र देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या कराना चाहती है? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को कि एक शिक्षिका है, उसने एक स्टोरी बताई बच्चों को, और उस स्टोरी को बताने से पहले उसने वार्म अप गतिविधि कहा, यानी कि पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए गतिविधि कराई। तो वह क्या कराने का कार्य कर सकती है? क्या कराना चाहती है? पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना, चित्रों को समझने की क्षमता विकसित करना, चित्रों के माध्यम से कहानी की मन में कल्पना कर पाना, और चित्रों की सराहना कराना। तो दोस्तों, जब आपको कोई चैप्टर अपने स्कूलों में पढ़ाना होता है तो उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आप उस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ के आप पढ़ा सकते हैं, आप भी ये कार्य करते हैं। तो ये कार्य किस उदाहरण का या किस ऑप्शन को परिलक्षित करता है? देखिएगा, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना, यानी कि बच्चे को कौन सा पाठ पढ़ाना है उसके बारे में सही सही अनुमान लगाना। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक अध्यापक शिक्षार्थियों को नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती है। ध्यान से पढ़िएगा, एक शिक्षार्थी है और विद्यार्थियों का नाम लिए बगैर कुछ गलतियाँ उदाहरण के स्वरूप करती है, और उस उदाहरण में कुछ गलतियाँ देकर उनको बताती है, गलतियों की समझ बताती है। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती है। वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही है? बताइएगा कि क्या आंसर होगा। ऑप्शन देखिए, त्रुटि विश्लेषण, उदाहरणों के माध्यम से उच्चारण का शिक्षण, संप्रेषण कौशल। तो जब वह गलती करती है उदाहरण देते हुए और उन उदाहरण के माध्यम से की गई गलतियों को सुधारने का प्रयास करके बच्चों को समझाती है, तो यहाँ पे है
त्रुटि विश्लेषण, यानी कि बच्चा एरर को फाइंड आउट करता है, उसको समझता है और उसको सही करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ क्या अर्थ है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने ऊपर भी इसको किया था। चलिए आंसर देख ही लेते हैं। विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं का अधिगम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम अक्षमता की ओर इशारा करता है। ध्यान से देखिएगा कि बच्ची को लिखाई में प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसको लिखने से संबंधित विकार है। तो पठन वैकल्य, ये तो पढ़ने के से संबंधित होता है। आलेख, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया या ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। तो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्ग्राफिया, यानी कि लिखने से संबंधित जो भी विकार होता है उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित विकार हो गया। ध्यान एवं अति सक्रियता विकार, जिसको हम HDAD भी कहते हैं, इसमें बच्चा कम ध्यान लगा पाता है, एक जगह नहीं बैठता है, बहुत अति सक्रिय होता है। और ये पठन वैकल्य आपको पहले ही बता दिया कि पढ़ने से संबंधित विकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। 18, हमारे देश की डैश विविधता हमारा एक भाषाई डैश है। तो हमारे देश की देखिए ऑप्शन साहित्यिक चुनौती, भाषिक संबल, भौगोलिक विस्तार, भाषिक हथियार। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे देश की भाषा विविधता हमारी एक भाषाई संबल है। संबल का अर्थ होता है सहयोग, यानी कि विविधता में सहयोगी है, भाषाई सहयोग है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है। देखते हैं, भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। भाषाओं में साहित्य लिखा गया है परंतु मौखिक परंपरा का निर्वाह करती है। भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न हैं परंतु भौगोलिक रूप से एक समान हैं। भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती। तो इसमें सही पूछा है कि कौन सा सही है। दोस्तों ये सारे विकल्प सही हैं, सिर्फ इसको छोड़ के विकल्प नंबर 1, भाषा और बोलियों में कोई भी सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है, क्योंकि आपको पता है भाषा और बोली दोनों में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान देता है कि बच्चे को भाषा पढ़ाने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह लक्षण हो सकता है। दोस्तों क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर नज़र आ जाएगा। ध्यान से देखिए, एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान देता है कि बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में, यानी कि बच्चे को दिक्कत कहाँ हो रही है, पढ़ने में। तो पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए देखिए, गणित में अक्षमता डिसकैलकुलिया, ये नहीं होगा। डिस्ग्राफिया भी नहीं होगा, डिस्प्रेक्सिया भी नहीं होगा, यहाँ प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता होती है। ये हो जाएगा डिसलेक्सिया, यानी कि पढ़ने की अक्षमता हो रही है, उसमें उसे पढ़ा नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग कर हिंदी सिखाता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि मातृभाषा का प्रयोग करके शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है। तो देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत, संरचनात्मक दृष्टिकोण, बहुभाषिकता का सिद्धांत या व्याकरण केंद्रित दृष्टिकोण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुभाषिकता का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भाषा शिक्षण में यदि शिक्षक पहले बच्चे को बोलने और सुनने के अवसर देते हैं, बाद में पढ़ना लिखाना सिखाते हैं, तो यह किस क्रम को दर्शाता है। कृत्रिम क्रम, प्राकृतिक क्रम, औपचारिक क्रम या व्याकरणिक क्रम। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि जब आप अपने कक्षा में जाते हैं या पढ़ाते हैं तो बच्चे को सबसे पहले बोलने का अवसर देते हैं या सुनने का अवसर देते हैं, तो यह कौन सा क्रम हो सकता है।
ये हो जाएगा प्राकृतिक क्रम, ये बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा ही होता है, तो प्राकृतिक क्रम बिल्कुल सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्न में से कौन सा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के विरुद्ध है। देखिए, भाषा का प्रयोग वास्तविक संदर्भ में, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, ये ऐसा करना बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है किसी भी लर्निंग में। अर्थ पर बल, त्रुटियों को दंड द्वारा सुधारना, भाषा को कौशल के रूप में देखना। तो अर्थ पे बल दिया जा सकता है, भाषा को कौशल के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन त्रुटियों पे दंड देना नहीं है। अगर आप त्रुटियों पे दंड देंगे तो बच्चे में कभी भी सुधार नहीं होगा, जबकि बल्कि बच्चे में भय उत्पन्न होगा और बच्चा जो सीखा है वो भी भूल सकता है। तो दंड नहीं देना है। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चे को दंड नहीं देना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कहता है क्वेश्चन नंबर 24, एक बच्चा हिंदी बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो शिक्षकों को चाहिए कि तुरंत सुधार करें, दंड दें, इसे भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया माने, बच्चे को चुप करा दें। सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चा अगर अपने मातृभाषा में प्रयोग कर रहा है तो बिल्कुल करे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि कक्षा 5वीं तक बच्चे को अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जा सकता है। इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर कक्षा 8 तक भी पढ़ाई जाए तो उसके भी समर्थन में है। दंड नहीं देना है, दंड तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि एनईपी ने कहा है कि बच्चा भगवान है और अब भगवान को दंडित नहीं कर सकते हैं, बच्चे को चुप नहीं करा सकते हैं। अगर बच्चा चुप हो गया तो उसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी और बच्चा कुछ भी सीख नहीं पाएगा। तो इससे भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया माने, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, हिंदी में पठन कौशल विकसित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है तेज वाचन, शुद्ध उच्चारण, अर्थ ग्रहण एवं आलोचनात्मक समझ। और अगला ऑप्शन है कठिन शब्दों का ज्ञान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अर्थ ग्रहण एवं आलोचनात्मक समझ। दोस्तों, जब भी आप किसी भी प्रश्न का ऑप्शन चूज करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ है। तो जब बच्चा अर्थ ग्रहण करेगा और तब उसकी आलोचनात्मक समझ विकसित होगी और उसका जो पठन कौशल है वह अच्छी तरीके से विकसित होगा। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है भाषा शिक्षण में व्याकरण का स्थान होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ए भाषा से अलग, बी नियमों की सूची के रूप में, सी भाषा प्रयोग के संदर्भ में, और सी केवल उच्च कक्षाओं में। भाषा से अलग व्याकरण नहीं सिखाना है बच्चे को। जब आप कोई स्टोरी या कुछ भी पढ़ाते हैं तो उससे जोड़ते हुए ही पढ़ाना, उसी के संदर्भ में पढ़ाना। नियमों की सूची के रूप में नियम की सूची बनाएंगे बच्चा सीख नहीं पाएगा, उसको वो बोझिल कार्य लगेगा। भाषा प्रयोग के संदर्भ में ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप बच्चे को भाषा से संबंधित कोई भी कार्य करा रहे हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आप व्याकरण सिखाइए उसको। जैसे पहले ग्रामर की अलग किताबें होती थी, लेकिन अब जब आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों की किताबें उठाएंगे तो उनके जो अभ्यास प्रश्न हैं या जो अभ्यास हैं उसमें ही ग्रामर के पोर्शन होते हैं। तो आप बच्चे को कभी भी ग्रामर सिखाइए तो उसके पाठन के, उसके अभ्यास के कॉन्टेक्स्ट में सिखाइए, यानी कि भाषा प्रयोग के संदर्भ में सिखाइए। केवल उच्च कक्षाओं में तो बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियादी बात है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, कक्षा में यदि शिक्षक बच्चों को कहानी पढ़कर उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है तो किस रूप से कौशल का विकास कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, कक्षा में यदि शिक्षक बच्चों को कहानी पढ़कर उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए
कक्षा में शिक्षक ने एक कहानी सुना दी, किसी की भी, मान लीजिए चाचा चौधरी की कहानी सुना दी या रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुना दी, और उसके बाद कहानी सुनाने के बाद बच्चों से कहा कि आपने कहानी से क्या सीखा, इस पे अपने विचार व्यक्त कीजिए, या इस कहानी में ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको अच्छा लगा, जो भी आपके विचार आए इस कहानी को सुन के आपके दिमाग में, उस विचार को व्यक्त कीजिए। तो शिक्षक क्या करने का कार्य कर रहा है? यांत्रिक पठन, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, रटंत स्मृति, व्याकरण शुद्धता। सबसे पहले आप आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए, जब टीचर ने अपने बच्चों को मौका दिया एक ऐसा प्रश्न देके जो ओपन एंडेड हो, यानी कि खुला प्रश्न हो, तो बच्चे यहाँ क्या करेंगे? सृजनात्मक अभिव्यक्ति करेंगे। बच्चा उस चैप्टर के बारे में अपनी अपनी राय व्यक्त करेगा, उसके बारे में चिंतन और मनन करेगा। यांत्रिक पठन क्या होता है दोस्तों? यांत्रिक पठन ऐसा पठन होता है जब आप किसी स्पेशल कार्य को की प्राप्ति के लिए या किसी स्पेशल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पठन करते हैं, उसको हम कहते हैं यांत्रिक पठन। रटंत स्मृति बिल्कुल नहीं करना है, व्याकरण शुद्धता कोई मतलब नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28, निम्न में से कौन सी गतिविधि लेखन कौशल के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइएगा। लिखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या हो सकती है? सही गलत प्रश्न, रिक्त स्थान भरो, स्वतंत्र लेखन या बहुविकल्पीय प्रश्न। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सही गलत प्रश्न, इसमें लिखने का बच्चे को मौका ही नहीं मिलेगा। रिक्त स्थान भरो, एक शब्द से ज़्यादा नहीं लिख सकता। बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ पे सिर्फ वो ऑप्शन चूज करेगा। तो जो स्वतंत्र लेखन है, यानी कि बच्चे को आपने कोई एक टॉपिक दे दिया और उससे कह दिया कि जो भी आपको इस चीज़ के बारे में समझ में आता है, इस मैटर में या इस टॉपिक के बारे में समझ में आता है, उसके बारे में आप लिखो, तो वहाँ बच्चे का लेखन कौशल सबसे अच्छे तरीके से विकसित होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र लेखन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक को किस रूप में देखना चाहिए? ऑप्शन देखिए, ए अंतिम लक्ष्य, बी एकमात्र साधन, सी शिक्षक का विकल्प और डी सहायक संसाधन। बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न ये भी है, जिसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे लड्डू वाला प्रश्न है। तो ये है, एक सहायक संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तक को हम देखते हैं। एकमात्र साधन हो ही नहीं सकता, सिर्फ पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना, बच्चा बोर हो जाएगा और सीख भी नहीं पाएगा। शिक्षक का विकल्प, शिक्षक को तो रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। अंतिम लक्ष्य हो नहीं सकता। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सहायक संसाधन के रूप में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। हिंदी पेडागोजी के अनुसार सबसे प्रभावी मूल्यांकन वह है जो केवल वर्षांत परीक्षा पर आधारित हो, बच्चों की त्रुटियां खोजे, सी सीखने की प्रक्रिया के साथ चलता रहे और डी कठिन प्रश्नों पर आधारित हो। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। केवल वर्षांत परीक्षा पर आधारित हो, यानी कि कह रहा है कि जो असेसमेंट हो वो समेटिव हो। इसका घोर विरोध किया है एनईपी ने। बच्चों की त्रुटियां खोजें, बच्चों की त्रुटियां खोजने के लिए कोई भी मूल्यांकन प्रभावी मूल्यांकन नहीं हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया के साथ चलता रहे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। कठिन प्रश्नों पर आधारित हो, ये भी गलत हो जाएगा। वह मूल्यांकन जो सतत हो, यानी कि बच्चा जब सीख रहा हो उसी प्रक्रिया के साथ चले, वह सबसे अधिक प्रभावी मूल्यांकन है। क्योंकि जब बच्चा सीखता है, आप उसकी गलतियों को देखते हैं और उन गलतियों को सुधार करके तुरंत रेमेडियल टीचिंग करके अपना शिक्षण स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे जो मूल्यांकन है वो सबसे प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है। यदि शिक्षक बच्चों की बोलचाल की भाषा को अस्वीकार करता है और केवल मानक हिंदी पर बल देता है तो इसका प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा। कहता है कि यदि शिक्षक बच्चों की बोलचाल की भाषा को अस्वीकार कर देता है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अस्वीकार कर देता है बच्चे की बोलचाल की भाषा, यानी कि अगर कक्षा में कोई बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो टीचर उसे डांट के बिठा देता है
या उससे मना कर देता है या दंडित करता है। तो केवल मानक हिंदी पर बल देता है, यानी कि जो कक्षा शिक्षण की भाषा है उस पर बल देता है। तो इस प्रकार का इस क्या प्रभाव होगा इसका? भाषा दक्षता में वृद्धि कैसे होगी? जब नेगेटिव कार्य करेंगे आप तो वृद्धि हो ही नहीं सकती। बच्चा जब अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो आपने उसे मना कर दिया, तो उसकी भाषा दक्षता में वृद्धि कहाँ होगी? और घट जाएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि बिल्कुल नहीं होगी। जब आप एक बच्चे को डांट के बिठा देंगे उसका मोरल ऐसे ही डाउन हो जाएगा। संप्रेषण में बाधा, ये बिल्कुल सही है। बच्चा बोल ही नहीं पाएगा। शब्द भंडार में वृद्धि होगी नहीं, जहाँ भी होगा हास ही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भाषा शिक्षण में सुनना कौशल उपेक्षित रहता है क्योंकि यह मूल्यांकन योग्य नहीं है, यह स्वतः विकसित हो जाता है, इससे अलग से नहीं सिखाया जाता है, शिक्षक इसका महत्व नहीं समझते। भाषा शिक्षण में सुनना कौशल उपेक्षित रहता है। क्यों? देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका शिक्षक इसका महत्व नहीं समझते। अर्थात कि सुनना क्या होता है? सुनना कौशल उपेक्षित हो जाता है। शिक्षक ये समझते हैं कि सुनना तो बच्चे ऐसे ही सीख जाते हैं। वो अपने वातावरण में, अपने आसपास, अपने दोस्तों में, अपने शिक्षकों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो इस पे बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षक इसका महत्व नहीं समझते। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भाषा शिक्षण में यदि शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के अवसर देता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? ऑप्शन ए है संरचनात्मक, ऑप्शन बी है व्याकरण केंद्रित, ऑप्शन सी है संप्रेषणात्मक और ऑप्शन डी है अनुवाद विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रेषणात्मक, यानी कि बच्चा अपने वास्तविक जीवन से जब जोड़ के भाषा का प्रयोग करता है, यानी कि वो संप्रेषण का कार्य कर रहा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कहता है। आइए, हिंदी सीखते समय बच्चे द्वारा की गई त्रुटियों को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? ऑप्शन ए अनुशासनहीनता, ऑप्शन बी असफलता, ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया का अंग या ऑप्शन डी अक्षमता। दोस्तों, एक ऐसा ही प्रश्न आपने ऊपर भी किया था, सिर्फ इसके शब्द बदल दिए गए हैं और प्रश्न का स्वभाव सेम रहा है। नेचर ऑफ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम वही है जो अभी मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले आपको कराया था। तो अनुशासनहीनता नहीं हो सकता, असफलता बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यह एक सीखने की प्रक्रिया का अंग है। जब बच्चा सीखेगा वो गलतियां करेगा, और जब तक बच्चा त्रुटियां नहीं करेगा उसका जो सीखना है, उसकी जो लर्निंग है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होगी। तो जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा उसका सीखना पूर्ण रूप से मान्य नहीं होगा, या अच्छे तरीके से वो सीख नहीं पाएगा। ये कोई अक्षमता नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है कि गलती हो रही है तो डिसऑर्डर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम भाषा के प्राकृतिक क्रम को सही रूप से दर्शाता है? बताइएगा। ऑप्शन ए है पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, या बी है लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, सी है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, डी है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। यानी कि सबसे पहले एक बच्चा क्या सीखता है बताएंगे? तो सबसे पहले सुनना, पढ़ना तो होगा नहीं, तो जहाँ भी पढ़ना होगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो ऑप्शन ए सबसे पहले गलत हो जाएगा। और लिखना, ये तो बिल्कुल नहीं। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा जन्म लेता है और लिखना और पढ़ना ही सीख लेता है। बोलना, बोलता भी नहीं है वो। तो सबसे पहले बच्चा सुनता है, पहले सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। देखिए, ये क्रम अंत में कुछ चेंजेज भी हो सकते हैं। सुनना बोलना तो सही है, लेकिन अगर कोई बच्चा पहले लिखना भी सीख सकता है, पढ़ना बाद में सीख सकता है। लेकिन क्योंकि अब इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन अब तक सही माना गया है, तो आप इसी आंसर के साथ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि यदि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में प्रयोग करने की अनुमति देता है तो इसका प्रमुख लाभ क्या होगा? हिंदी सीखने में बाधा,
भ्रम की स्थिति, नई भाषा सीखने में सहायक और अनुशासन में कमी। दोस्तों, आपको पता है, अगर आपने एनईपी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैंने इसी चैनल पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक डिटेल वीडियो और उसके साथ एमसीक्यू का एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए रेडी किया था और अपलोड किया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके कृपया करके पढ़ लें, क्योंकि एनईपी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, उस वीडियो को देखिएगा। तो कहता है कि यदि शिक्षक बच्चे की मातृभाषा को प्रयोग करने देता है, यानी कि एक बच्चा आता है अपने घर की भाषा अपनी कक्षा में बोलता है, तो शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक क्या सोचता है कि इससे क्या लाभ होगा? हिंदी सीखने में बाधा उत्पन्न होगी? बाधा तो लाभ होगी नहीं, और ये बाधा है भी नहीं। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करिए। भ्रम की स्थिति, कोई भी भ्रम नहीं पैदा होता है भाई। अपनी मातृभाषा के साथ बच्चा आता है, कोई भी भ्रम लेके नहीं आता है। नई भाषा सीखने में सहायक, बिल्कुल सही बात है। अनुशासन में कमी, बेवजह की बातें हैं। तो नई भाषा सीखने में सहायक होता है। कोई भी भाषा, अगर एक व्यक्ति को एक भाषा पहले से आती है तो दूसरी भाषा को सीखने में पहली भाषा हमेशा सहायता देती है। जैसे अगर हमें हिंदी पता है तो उस हिंदी का प्रयोग करके हम इंग्लिश भी सीखते हैं। अगर हमें पता है कि हिंदी आना है तो हम कहते हैं कि आना को इंग्लिश में कम कहते हैं। इस तरीके से हिंदी ने हमें हेल्प किया इंग्लिश को सीखने में। तो ये कहीं से व्यवधान नहीं डालती, ये बेफिजूल की बातें हैं और भ्रम हैं, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। हिंदी पेडागॉजी के अनुसार व्याकरण को पढ़ाया जाना चाहिए नियमों की सूची के रूप में। ये सेम क्वेश्चन भी आपको ऊपर मिला था, सिर्फ उसके वर्ड्स चेंज हो गए थे, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही था। कवि वहाँ पे भी यही कहना चाहता था और कवि यहाँ पे भी यही कहना चाहता है कि हिंदी पेडागॉजी को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो कहता है कि नियमों की सूची के रूप में। भाई, नियम अलग से इम्पोज नहीं करेंगे बच्चों पे, अलग विषय की तरह बिल्कुल नहीं। भाषा प्रयोग के संदर्भ में बिल्कुल सही बात है। हम कभी भी व्याकरण को पढ़ाने के लिए उसका भाषा के कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग करके पढ़ाएंगे, केवल उच्च कक्षा, बिल्कुल गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 38। कक्षा में कहानी सुनाकर बच्चों से उस पर चर्चा कराना मुख्यतः किस विकास में सहायक है? यांत्रिक पठन, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, रटंत स्मृति और वर्तनी शुद्धता। ये क्वेश्चन भी आई थिंक रिपीट हो गया है। सृजनात्मकता अभिव्यक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पठन बोध यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों, जब आप एक कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो आपने उस कॉम्प्रिहेंशन को सबसे अच्छे से कैसे किया है, इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? जोर से पढ़ना। कॉम्प्रिहेंशन जोर से पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये सही नहीं होगा। सही उच्चारण, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते वक्त सही उच्चारण, ठीक है, पढ़ते वक्त सही उच्चारण ही करना चाहिए, लेकिन ये भी सबसे उपयुक्त विधि नहीं है। प्रश्नों के उत्तर देना ये सही है, और वर्तनी लिखना ये भी सही नहीं, यानी कि सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नों के उत्तर देना। जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के उन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं तो वह सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विधि है उस पठन बोध को समझने के लिए, उसके आकलन के लिए। आप सीटेट का पेपर देंगे, उसमें भी आपको पद्यांश और गद्यांश के लिए कॉम्प्रिहेंशन आते हैं और आप उनसे संबंधित प्रश्नों का आंसर देते हैं। तो सेम वैसे ही है, ये बिल्कुल कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में प्रभावी सुधार वही है जो, कौन सा सुधार सबसे प्रभावी है भाई? देखिए, तुरंत दंड द्वारा किया जाए। भाई, दंड नहीं देना है, ये गलत हो जाएगा। परीक्षा के बाद किया जाए, ये हो गया समेटिव आकलन, और समेटिव आकलन नहीं करना है। सीखने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हो, बिल्कुल सही है। केवल लिखित रूप में हो, केवल शब्द जहाँ भी आए ऑप्शन सबसे पहले कट करिए, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। केवल कभी भी एक पॉजिटिव वर्ड नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यदि शिक्षक केवल मानक हिंदी पर बल देता है और बच्चों की बोलचाल की भाषा को अस्वीकार करता है तो इसका परिणाम होगा दक्षता में वृद्धि। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है।
दक्षता में वृद्धि, वृद्धि नहीं होगी, बस लॉस ही होगा। आत्मसम्मान में वृद्धि, संप्रेषण में बाधा, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, शायद ये रिपीट हो गया था। हिंदी भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है। क्या अंतिम उद्देश्य हो सकता है हिंदी भाषा शिक्षण का? प्रभावी संप्रेषण की क्षमता, ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट? बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए वार्षिक इकाई, ऑप्शन नंबर बी इकाई परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी कक्षा चर्चा में सहभागिता और ऑप्शन नंबर डी बोर्ड परीक्षा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो कि वार्षिक परीक्षा जिसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं, ये नहीं होगा। यूनिट टेस्ट, ये भी नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा, ये भी वर्षांत होता है, तो ये भी नहीं होगा। जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कक्षा चर्चा में सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है। जब आप लेखन की बात करते हैं तो बच्चा सबसे अधिक कहाँ अच्छा लिख सकता है? बताइएगा। नकल लेखन गलत है, रटंत अभ्यास बिल्कुल नहीं, त्रुटि रहित लेखन बिल्कुल नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर। जहाँ बच्चे को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर मिलेंगे, बच्चा अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये सबसे सटीक आंसर है, इससे पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की भूमिका मानी जाती है। अंतिम लक्ष्य, एकमात्र साधन, सहायक संसाधन और परीक्षा केंद्र। सही ऑप्शन हो जाएगा सहायक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 47। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। नियंत्रक के रूप में, व्याख्याता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में या परीक्षक के रूप में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मार्गदर्शक के रूप में। टीचर इज अ फैसिलिटर नाउअडेज, बस उसके अलावा और कुछ नहीं, बस वो आपकी सहायता प्रदान करता है। नियंत्रक नहीं है, व्याख्याता नहीं है, परीक्षक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। यदि शिक्षक बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर देता है तो इससे मुख्य रूप से किसका विकास होता है? दोस्तों, अगर बच्चे को एक साथ समूह में बैठा दिया जाए और कार्य दे दिया जाए तो शिक्षक क्या करने का कार्य कर रहा है? रटंत स्मृति। अब एक साथ बच्चे बैठेंगे तो रटेंगे थोड़ी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। संप्रेषण एवं सहयोग, हाँ बिल्कुल। व्याकरणिक नियम, अनुशासन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 जो कि हमारा सेकंड लास्ट होने वाला है इस सेशन का। भाषा शिक्षण में बहुभाषिक कक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बहुभाषिक कक्षा यानी कि ऐसी कक्षा जिसमें बच्चे बहुत सारी भाषाओं को लेकर आते हैं। देखते हैं क्या प्रमुख उद्देश्य। केवल मानक भाषा सिखाना, भाषाओं के अंतर को समाप्त करना, सभी भाषाओं को सीखने का संसाधन बनाना, मातृभाषा को हटाना। बताइएगा क्या आंसर होगा। केवल मानक भाषा सिखाना बिल्कुल नहीं। भाषाओं के अंतर को समाप्त करना कोई मतलब नहीं बनता। सभी भाषाओं को सीखने का संसाधन बनाना यानी कि मल्टी लैंग्वेज को एक रिच इन रिसोर्स के रूप में अपनाना। मातृभाषा को हटाना, इसको तो हटाना नहीं है कक्षा 5 तक, और आवश्यकता पड़े तो कक्षा 8वीं तक भी आपको पढ़ाना होगा। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बाल केंद्रित भाषा शिक्षण को दर्शाता है? शिक्षक बोलता है, बच्चे सुनते हैं, नियम पहले सिखाए जाते हैं, बच्चों के अनुभव से भाषा को जोड़ा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के अनुभव से भाषा को जोड़ना बाल केंद्रित शिक्षा होती है। यानी कि बच्चा यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और आपको पता है कि जिस कार्य में या जिस शिक्षण में बच्चा एक्टिव हो, बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे, बच्चा खुद से करके सीखने की कोशिश करे या बच्चे के अनुभवों को बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाने का कार्य शिक्षक कर रहा हो, वो सबसे ज़्यादा अधिगम स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों, आज की कक्षा में ये हिंदी के 50 प्रश्न थे जिनमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स
सारी तरीके के प्रश्न थे। आपको कैसे प्रश्न लगे और आपके कितने सही बने ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपके दोस्त भी ऐसी प्रिपरेशन करते हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और बने रहिए मेरे चैनल में मेरे साथ अध्ययन सेतु में। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।